the first method that is called hit and trial method. Okay, and the second method that is called F number method. Have you heard about the F number method? No. F number method is nothing but that is called the frequency of the number of places at which an element occur in chemical equation. क्या बोला मैंने? आप देखो, F number method means frequency of number of places at which an element occurs in a chemical reaction. Reaction लिख सकते हो या you can write down equation. Okay. Now, first of all, F number कैसे find करते हैं वो मैं बता दूं आपको. Okay. Then we will explain how to balance by this F number method. Okay. First आपको F number निकालना आना चाहिए, frequency निकालना आना चाहिए. Okay. And then we will start the how to balance by this number. Okay. So, for example, if I write down KNO3 is equal to KNO2 plus O2, right? ये इक्वेशन आपने पढ़ा था ना लास्ट में? हाँ, yes. Okay, yes. If I say the frequency of K की फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हो? बोथ साइड आपको फाइंड करना रहता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. तो K का फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूं यहाँ पर एलिमेंट एंड यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी, K फ्रीक्वेंसी कितना है? 2. एन फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीजन फ्रीक्वेंसी 3. 1 Yeah. 2 3, क्या राइट? मतलब मॉलिक्यूल नहीं देखना है? नहीं, कितनी बार आता है वो देखना है? आपको देखना है नंबर ऑफ प्लेसेस, देखना है कितने नंबर ऑफ प्लेसेस पे आपका एलिमेंट है, राइट? ओके. नाउ यू फाइंड आउट द अनदर. एक एग्जांपल और लिखता हूँ, उसमें फाइंड करो ए now here calcium, hydrogen, carbon and oxygen. Tell me the frequency of calcium. 3 है. 3. Hydrogen, 1 calcium 3 है. 3 है. hydrogen 3. Carbon 2 oxygen 4, 4. right? So now you understand how to find out the frequency or F number. Okay. अभी इतना हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया. नाउ अभी लिखो रूल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. by the F number method, right? now basically इससे क्या होता है बेटा, इससे आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, बट बैलेंस कैसे करना है आपको आइडिया लग जाता है. ओके. नंबर 1 इन द वेरी शॉर्ट मैनर, नंबर 1 में आपको लिखूं, सबसे पहले आपको F नंबर निकालना पड़ता, राइट? यस. राइट F नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट. ओके, राइट?
जितना भी आपका केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट है आपको एफ नंबर राइट डाउन करना है। ओके, सेकंड मेथड दैट इज कॉल्ड स्टार्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन from that element which has the least frequency number. Start with least f number element. समझे पॉइंट? जिसका लीस्ट नंबर होगा वहां से आपको फर्स्ट उस पॉइंट को आपको बैलेंस करना है, या फर्स्ट उस एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है जहां जहां पर आपकी ऑक्सीजन है, या मींस कार्बन ना। नो नो, सबसे कम लीस्ट नंबर होगा। तो इन दिस केस आपका क्या है? कार्बन है। ओके, राइट? समझे या नहीं? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड है, अदर एलिमेंट शुड बी बैलेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी नंबर। उसके बाद आपके 2 से ऊपर जो एलिमेंट होगा उसको बैलेंस करना है। 3 से जितना ही फ्रीक्वेंसी आपके लाइक वाइज इंक्रीज होती जाती है आपको उसको बैलेंस करता जाना है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को सबसे लास्ट में करना है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को सबसे फर्स्ट करना है। इतना समझ में आया? तो ये पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इन द नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर वर 2 एलिमेंट with the same frequency number, if 2 or more element with the same f number, तो क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस मेटेलिक फर्स्ट। अगर दोनों एलिमेंट आपके सेम है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको मेटल को पहले बैलेंस करना है, फिर आपको नॉन मेटल को जाना है। समझे पॉइंट? हाँ मेटल सर, नॉन और मेटल, अगर दोनों भी नॉन मेटल आ गए तो? हाँ उस केस को पॉइंट नंबर 4 में लिख दो। इफ देर आर 2 और मोर मेटेलिक एलिमेंट विद सेम एफ नंबर, राइट? पॉइंट क्लियर? अगर 2 और 2 से ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी हो वो आपके सामने आ जाए, देन क्या करोगे आप? बैलेंस द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट, या बेसिकली मेटल लिखा ना, बैलेंस मेटल विद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। ओके, तो इसको इधर करना है। अगर दोनों मेटल एलिमेंट जिसकी एफ नंबर सेम आ जाए तो आपको किसको बैलेंस करना है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, राइट? पॉइंट क्लियर? यही अगर सेम केस आपका नॉन मेटल के साथ हो जाए, क्या लिखा मैंने? वहां पर भी आपको हाईएस्ट एटॉमिक ठीक नंबर है। से बैलेंस करना है। समझिए? Yes.
राइट। ओके, सो नेक्स्ट हो गया आपका एटॉमिक नंबर हो गया, नॉन मेटल हो गया। आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, लाइक वाइज आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैलेंस करना है। जब कभी भी आपको सेम एटॉमिक नंबर आ जाए, डिक्रीजिंग में बैलेंस करना है। ओके, पॉइंट क्लियर, यस सर। समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल था आपका कैल्शियम का। मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पर, सर और अगर CaH3। मेटलॉइड होगा तो कौन सा यानी मेटलाइट? टू और मोर मेटलॉइड्स विद सेम फ्रीक्वेंसी नंबर। उस केस में भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बैलेंस करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस इसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा तब आपको बैलेंस करना तो है। मतलब हाईएस्ट वाले को पहले। यस, हाईएस्ट वाले को सर और पहले अगर एक मेटल आया और एक मेटलॉइड, मतलब ऐसा पेयर नहीं आया तो तो वो एक मेटल मेटल को पहले बैलेंस करना है ना। नहीं मेटलॉइड और अगर नॉन मेटल ऐसे आ गया तो मेटलॉइड और नॉन मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल ना। नहीं मेटलॉइड और नॉन मेटल। नॉन मेटल, ओके। तो उस केस में ये इसमें मेटलिक कैरेक्टर है ना, इसको बैलेंस करो पहले। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके। ओके, कभी आएगा नहीं, आप देखो इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में बता दे रहा हूँ आपको। ओके, आप इसका यूज भी नहीं करोगे, आप बोलोगे सर ये तो काम का ही नहीं है। ना इन दिस केस यहाँ पर आपका कैल्शियम का फ्रीक्वेंसी कितना था, यहाँ पर एलिमेंट सर 3 है। एफ नंबर 3, हाइड्रोजन 3, कार्बन 2, ऑक्सीजन 4। नाउ जब आप बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, टेल मी। कार्बन 2 ऐड कर देंगे CaCO3 कार्बन। को। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख दूं, नेक्स्ट किसको करोगे, कैल्शियम या हाइड्रोजन? कैल्शियम। कैल्शियम। सेकंड, थर्ड किसको करोगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। फोर्थ ऑलरेडी आ गया, ऑक्सीजन। हाँ हो गया सब बैलेंस। नाउ इफ यू ट्राई करो इसको बैलेंस करना, सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है, कार्बन को। तो कार्बन यहाँ पर कितना है, यहाँ 2। पर 2, यहाँ पर कार्बन कितना है, 2। 1 है ना। तो इसको 2 मैंने 2 से CaCO3। मल्टीप्लाइड किया, यस और नो। हाँ कार्बन बैलेंस, उसके बाद आपको कैल्शियम में जाना है। कैल्शियम देखो ऑलरेडी बैलेंस हो ऑलरेडी चुका, बैलेंस हो गया। ओके, मल्टीप्लाइड करने से बैलेंस हो गया। फिर आपको हाइड्रोजन में जाना है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना है, 2। तो इट्स यहाँ पर 2 कितना हो गया। हाइड्रोजन, 2। 2 2 4 हो गया। यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस। और ऑक्सीजन हाँ देखोगे तो ऑलरेडी ऑक्सीजन ही बैलेंस हो चुका है आपका। बैलेंस हो गया। हाँ समझ में आया पॉइंट? सर Yes, यस, हाँ सर ये तो ये मेथड यूज करे भी नहीं हो जाता आराम से। यस, हो भी जाता, नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। बट ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब आपको टफ एग्जाम्पल आएगा तब उस केस में आप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। में ज्यादा यूज होगा इसका। ओके, तब उस टाइप में आपको ये चीज अगर अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आपके लेवल के हिसाब से आपको ये नॉर्मली बिना इस मेथड के भी आप बैलेंस कर सकते हो, बिकॉज आप लोग 10th स्टैंडर्ड में या 11th में उतना टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्यादा जाके आपको 11th के लास्ट में या 12th के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशन इक्वेशंस, जहाँ पर आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ और तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बैलेंस करना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको ऐसे ऐसे मेथड आ जाएंगे कि बिना बैलेंस के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपको बैलेंस मतलब ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, आप बैलेंस करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिना बैलेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपके सामने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको आइडिया तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया ना? हाँ तब आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, आप किसी को भी लगा के
और हर एक मेथड के आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। तो जो भी मेथड होगा एक पर्टिकुलर प्लेस में यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप कोई भी मेथड यूज कर दो। कहीं पर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है तो आप वहां पर बिना बैलेंसिंग के यूज नहीं कर सकते। समझ गए? आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा ना? हाँ हाँ। Yes, मोल sir. कंसेप्ट में रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस करके ही यूज की जाती है। समझे? हम्म। इसके बाद आप लोग रिडॉक्स पढ़ोगे। रिडॉक्स में आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ा? नहीं ना। पढ़ा होगा। ओके, इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक ऐसा ऐसा पार्ट है, मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है, और वो आपका रिडॉक्स के चैप्टर का भी पार्ट है। जो आपका रिडॉक्स एक चैप्टर होगा 11th में, उसका भी पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर सेम प्रॉब्लम, जो कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम आपके मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होती है, सेम प्रॉब्लम वो इक्विवेलेंट से भी सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको रिएक्शन बैलेंस चाहिए, यहाँ पर बैलेंस की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या आइडिया होना चाहिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडिया होना चाहिए, बस सिर्फ उनका नाम या उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, इस इक्विवेलेंट कंसेप्ट में। तो यहाँ पर बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, तो आपको कुछ जरूर जानना ही नहीं है। बट उसकी कुछ और एडवांटेज है। अगर आपको बैलेंसिंग, सपोज आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडिया है और आपको उसका सही से इक्विवेलेंट वेट नहीं आइडिया, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पर आपको इक्विवेलेंट वेट आपको जरूरत पड़ता है। वेट पे जस्ट लाइक, मतलब यस हाँ, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में जस्ट लाइक आपने मोल कंसेप्ट में जब सॉल्व करते हो तो आपको स्टोइचियोमेट्री यूज करके। मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ती है ना, मॉलिक्यूलर वेट की। सेम यहाँ हाँ। पर इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है। तो उसके अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती हैं, वो आप आगे आने वाली क्लास में समझ जाओगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का। ये कंसेप्ट एफ नंबर मेथड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, तो नाउ अभी सर, हम, यस, नेक्स्ट मंडे हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो फिर यही चैप्टर आएगा ना, या पहले का भी हाँ थोड़ा आएगा? हाँ, यही चैप्टर आएगा, फुल एंड फाइनल इस चैप्टर का आएगा। ओके, पूरा का पूरा यही हाँ। चैप्टर आएगा। आप जो क्वेश्चन सीट आपको दी थी वो क्वेश्चन सीट सॉल्व करो। इनकेस अगर हाँ, किसी को क्या डाउट है हुआ? तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो नाउ ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना 15 मिनट का टॉपिक रह गया, तो यही एफ नंबर मेथड रह गया था बैलेंसिंग में, वो कंप्लीट हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर, ये दो ही मेथड है? दो ही मेथड है, यूजफुल एक भी नहीं है, आपके काम का एक भी नहीं है, ना आपको कभी एग्जाम में आएगा। जस्ट मैंने बता दिया बिकॉज आपके सिलेबस के हिसाब से कभी कभी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया है। हम्म। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सर, एनसीईआरटी में तो हिट एंड ट्रायल ही है, मतलब। हिट एंड ट्रायल है क्या? नहीं है क्या? नो प्रॉब्लम, ये भी नहीं हिट नहीं, एंड हिट एंड ट्रायल ही है। ट्रायल ही ये सिखाया भी हिट उन्होंने। एंड ट्रायल का सेकंड पार्ट है, बट आपको इसमें पता लग जाता है कि कहाँ से हिट करना है हमको। हाँ, समझे? एक्यूरेट। हाँ, हिट एंड ट्रायल में आप कहीं से भी पहले कैल्शियम को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, फिर आप कार्बन पे आओगे। बट यहाँ पर आपको आइडिया लग जाता है कहाँ से स्टार्ट करना है बैलेंस। ओके, वे में जाना है। so in the type of chemical reaction we have already studied that in the last year there are 4 or 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। नंबर 1 कौन सा होता है? टेल मी। Combination reaction. कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको अनदर नाम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड ऑप्शन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रेंज। Displacement. Displacement. डिस्प्लेसमेंट। या नेक्स्ट फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। Double Double dis- displacement. नेक्स्ट फिफ्थ, Redox reaction. रिडॉक्स। ओके, तो फर्स्ट 1 बाय 1 में कंप्लीट करता हूँ, बहुत ही स्पीड में कंप्लीट करूंगा। आप लोग भी थोड़ा सा मेरा Sir. हेल्प करोगे। ओके, जरूरत नहीं है आपको Sir, उतना। precipitation reaction.
हाँ इसी में आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मैं बताता हूँ कौन सा, इसी सर वो का। डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। यस डबल डिस्प्लेसमेंट, मैं क्लासिफिकेशन भी लिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। So in combination reaction, basically two or more substances combine to form a single substance. क्या होगा बेटा? Two or substances combine to form one, yeah, to form a single substance, right? Basically अगर मैं इसको in terms of represent करूँ, A, B, right? समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, Fe प्लस S कंबाइंड होकर के क्या बनाया? एफईएस। यस नेक्स्ट है आपका CO2 प्लस H2O, क्या बनाया आपका? H2CO3। नेक्स्ट है आपका सर H2CO3 क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस O2 कंबाइंड को क्या बनाया आपका? Pb3O4, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 6, आप बैलेंस कर लोगे तो आपको ओके। तो तीनों रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट लिखिए सर क्लासिफिकेशन। ये एंडोथर्मिक रहते हैं ना। एंडोथर्मिक, हाँ वो उसका एंडोथर्मिक का अलग पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बताता हूँ, इसमें बताऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताऊंगा एंडोथर्मिक क्या क्या होता है, ओके। पहले इसमें देखो क्लासिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब है नंबर वन, सबसे पहले नंबर वन है आपका एलिमेंट, एलिमेंट क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, एलिमेंट क्लासिफिकेशन। बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपका एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कंबाइंड होकर के आपके क्या बनाएगा? सब्सटेंस बनाएगा। तो बेसिकली अभी कभी भी आपके सामने आ जाए एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, अगर मैंने सोडियम लिखा तो ये आपका एलिमेंटल फॉर्म है, या तो सिंगल सब्सटेंस हो, अगर मॉलिक्यूलर टाइप का सब्सटेंस आता है तो उस केस में आपका इस तरीके से N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, एक्सेट्रा। दीज टाइप ऑफ सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। समझ में आया? ये भी एलिमेंटल है। ये भी आपके एलिमेंट, ओके। और अगर मैंने Fe लिख दिया तो ये भी आपका एलिमेंट है, Na भी आपका एलिमेंट है। तो एलिमेंट आप लोग समझ जाओ, अगर कोई गैस लिखी है तो उस केस में वो आपका डाई एटॉमिक गैस होना चाहिए, होमो एटॉमिक, सेम ही सेम एटम से बनना चाहिए, ओके। तो इस केस में अगर देखो, मैं एग्जांपल देखना बेटा, इस केस में बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, अगर मैं सिंपल एग्जांपल देखूं, H2 भी एलिमेंटल फॉर्म है, O2 भी आपका एलिमेंटल फॉर्म है, कंबाइंड होकर के आपका वाटर बना रहे हैं। समझ में आया? ये लिक्विड बना आपका, ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस है। तो ये एक टाइप का एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन हुआ, ओके। नेक्स्ट देखो, इन दिस केस अगर मैं लिखूं यहाँ पर Na प्लस H2, क्या बनेगा? NH सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर N2 प्लस H2 क्या बनेगा? NH3। NH3। NH3 बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके। दिस इज ऑल्सो गैसियस फॉर्म, यहाँ पर सारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं। सेम केस अगर बात करूं, आपका कार्बन है, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म,
एंड आपका O2 है, ये आपका गैसियस फॉर्म में है, कंबाइंड होकर के आपका एलिमेंट बनेगा CO2 जो आपका गैसियस। समझ गए ना? एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट समझे ना? ओके। Yes, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, मैं लिखता हूँ ए पार्ट। कंपाउंड टू कंपाउंड क्लासिफिकेशन। कॉम्बिनेशन, इसका एग्जांपल लिखो। एक आपका कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल NH3। NH3 अभी कंपाउंड बना ना आपका, अभी इसको एलिमेंट नहीं बोलोगे आप, समझ गए ना क्यों नहीं बोलोगे? हाँ मतलब बॉन्ड हुआ है ना, मतलब ऐसे। यस। HCl हो गया, ये भी आपका गैस है, कंबाइंड होकर के क्या बनेगा? NH4Cl, राइट? जिस भी सब्सटेंस का नाम नहीं पता आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम पर, ओके? ऐसे मत बैठे रहना कि हमको नाम नाम नहीं पता, तो बाद में आप सफर कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म, आपका कंबाइंड होकर के CaOH होल ट्वाइस बनेगा, प्लस आपका, हाँ सी इतना ही बनेगा, ये आपका 1%। तो कंपाउंड टू कंपाउंड क्लियर हुआ। नेक्स्ट Yes, पार्ट sir. आएगा आपका सी। अभी इसको मैं एलिमेंट टू कंपाउंड लिख सकता हूँ या कंपाउंड टू एलिमेंट लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? एलिमेंट आगे कर दो या कंपाउंड आगे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका, सबसे पहले आपका ऑक्सीजन गैस एलिमेंट है, प्लस CO गैस आपका क्या है? कंपाउंड है। ये रिएक्शन करके आपका CO2 बनाया, 2CO 2CO। नेक्स्ट इन दिस सीरीज O2 गैस प्लस SO2 गैस कंबाइन टू फॉर्म SO3 2। राइट, समझ में आया? इज ऑल ऑफ यू क्लियर? नेक्स्ट है Yes, sir. आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पार्ट है बेटा? डिकम्पोजिशन। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर मेथड। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए। इनकेस नहीं आता समझ में, यू कैन कॉल मी, मैं आपका बता दूंगा। एक कंपाउंड है, वो टू और मोर देन टू एलिमेंट में सिंपली क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। राइट, क्लियर? कुछ बोला Yes, करो sir. यार। हाँ Yes, एग्जाम्पल sir. लिखो, टेल मी एनी एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल बताओ आप लोग, कोई भी सर एक सी एग्जाम्पल। ए और CA और O में। CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर पाओगे पक्का? यस सर। सर NH3 को भी N2 और H2 में कर सकते हैं ना? यस। नेक्स्ट आपका H2O2. H2O2 को राइट, अंडरस्टैंड? तीनों एग्जाम्पल समझ में आया? Yes. चलिए क्लासिफिकेशन पार्ट में। सर H2O2 भी H2 और O2 में डिकम्पोज होता है। हाँ तो वो H2, हाँ वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ जाओ, मेरा कहने का मीनिंग ये है, कोई एक कंपाउंड है, आपको टू और मोर देन टू कंपाउंड में बनना चाहिए बस, चाहे वो एलिमेंट हो कंपाउंड हो, डजंट मैटर।
डिकम्पोज होना चाहिए, एक है तो एक से ज्यादा में बनना चाहिए, समझे कि नहीं? Yes. हाँ, क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन दो टाइप से करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं मैं आपका, that is based on type of substance form, हो सकता है ना, जो आपके टाइप ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली तीनों के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। सब्सटेंस फॉर्म्ड की बात कर रहे हैं, जितना बन रहे हैं, तो या तो आपका एलिमेंट टू एलिमेंट बन सकता है, समझ गए? जैसा कि फर्स्ट केस में आपका एलिमेंट बना, यहाँ पर भी एलिमेंट बना। क्लियर? फर्स्ट केस में ये Hg भी एलिमेंट है और O2 भी एलिमेंट है, समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. गुड, ओके। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कंपाउंड एंड कंपाउंड। सेकंड केस यहाँ पर कंपाउंड एंड कंपाउंड वाला कोई केस नहीं है, ओके? कंपाउंड एंड कंपाउंड वाला केस नहीं है। अच्छा, किसी का मैसेज आया, वॉइस ऑडिबल नहीं है मेरी? हाँ सर, यशराज, सुन Yes, नहीं sir. रहा था। हाँ यशराज, एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से ज्वाइन कर लो, आप यस सर। शायद कुछ हो जाएगा, ओके? तो सेकंड एग्जांपल समझे आप लोग, एलिमेंट टू एलिमेंट हो गया। सर इस तो कंपाउंड कंपाउंड का आप एग्जांपल बताएंगे? चलिए बताता हूँ, ओके? चलो एलिमेंट टू एलिमेंट का लिख लो, ओके? मैं यहाँ पर दो दो एग्जांपल देता जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो आपका Hg वाला लिखा हुआ ऊपर, जियो का जियो रूटू में। हाँ HGO। सेकंड आपका MgO वाला हो गया, इसको हीट करेंगे, Mg प्लस O2 में कन्वर्ट होगा, राइट? फर्स्ट आपका Hg वाला लिखा हुआ है। आप अभी चलते हैं कंपाउंड टू कंपाउंड में। कंपाउंड टू कंपाउंड का एग्जांपल देखो यहाँ पर, Mg OH होल ट्वाइस को अगर मैं हीट करूंगा, दैट कन्वर्टेड टू MgO प्लस H2, समझे? और एग्जांपल चाहिए आप एक और लिख लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे, दैट कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर, फॉर्मेट वही है मतलब। ओके? नेक्स्ट एलिमेंट क्या, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या एलिमेंट होगा यहाँ पर, कंपाउंड कंपाउंड टू एलिमेंट या एलिमेंट कंपाउंड। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा इसका भी ऑल्टर, था ऊपर। इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ ऑलरेडी ना, लिखा हुआ है, बट फिर भी लिखो यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है आपका, NaNO3 है, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे, दैट कन्वर्टेड टू NaNO2 प्लस O2। आप यहाँ पर KNO3 वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट? इसको लिख देता हूँ पूरा मैं, ओके? आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एलिमेंट के नाम लिख लो बेटा, समझ जाओ, ओके? अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। किस कंपाउंड का नाम नहीं पता? KNO3 का नाम क्या है? पोटेशियम Potassium nitrate. नाइट्रेट। Potassium nitrate. Sodium nitrate ऊपर। पोटेशियम, नाइट्रेट। और इसका नाम क्या है? हाँ Nitrite. Potassium nitrate. ओके? इसका भी आपका हम्म, सोडियम ऐड कर दो, नाइट्राइड ऐड कर दो, इसका कॉपर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्राइड ना, सोडियम नाइट्रेट इसका कॉपर, हाइड्रोक्साइड, ऊपर का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। यस वेरी गुड, ओके? तो आई Metal थिंक ये oxide. समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फर्स्ट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस फॉर्म, सेकंड क्लासिफिकेशन है इन दिस सीरीज। सेकंड क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड, टाइप ऑफ एनर्जी
used in decomposition. डिकम्पोजिशन में कौन कौन सी एनर्जी यूज होती है? सबसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर, पहले हीट एनर्जी का एक एग्जांपल लिखता हूँ. ओके, दैट इज, अगर मैं बोलूं थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, इसमें कौन सा पार्ट होता है इसमें बेटा? इसमें आपकी हीट रिक्वायर्ड होती है. जहां कहीं भी मैंने डेल्टा साइन बनाया, गर्म किया, वो ठीक है। सारे एग्जाम्पल इस कंडीशन के अंदर में आ जाएंगे. समझ में आ गया? सर और आपने सबसे पहले जो सेकंड वाला दिया था ना, वो आप दिखाएंगे क्या? सेकंड वाला कौन सा? HGO के नीचे था वो, हाँ ये HClO. हाँ, ये आपका सर फर्स्ट इसका नाम क्या है HClO का? HClO का नाम. अच्छा, कौन बताएगा HClO का नाम क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड. यस, वेरी गुड. हाइपोक्लोरस. हाइपो, क्लोरस, क्लोरस. ओके, हाइपो. नाउ सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड, क्या है बेटा सेकंड? लाइट एनर्जी है. फोटोलिसिस बोलते हैं और हाँ, फोटो photo. डिकम्पोजिशन. इसमें क्या यूज करते हैं बेटा? सनलाइट लाइट एनर्जी या सनलाइट बोलो. ओके, हम्म. सर इसका एग्जांपल देंगे एक और? हाइपोक्लोरस वाला एग्जांपल है ना इसका, हाइपोक्लोरस एसिड. चलो लिख लो. HClO को अगर हम लोग लाइट, hypochlorous acid decomposed to give hydrochloric acid and oxygen in presence of light. HCl and O2 में डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. समझ गए? हाँ, ये आपका एसिड है, ये भी आपका 1% जाएगा, और ये आपका गैस. गैसियस. नेक्स्ट, यस. सर सर इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी का भी स्पेसिफिकेशन होता है क्या? हाँ, यस सर, मतलब इसका UV है, specific- कौन सा भी चलेगा. कैसा कैसा? सर सर यानी मतलब यूवी लाइट लाइट कौन सा चाहिए लगाना पड़ेगा? लाइट मीन्स सनलाइट. लाइट की स्पेसिफिकेशन हम लोग सनलाइट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइट कभी भी आती ना. कौन सा भी? क्या बेटा? मतलब कौन सा भी लाइट यूज कर सकते हैं, UV हाँ, वगैरह कौन ऐसा सा भी, कुछ नहीं है? कोई सा भी लाइट यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप. या बेसिकली सनलाइट नहीं करोगे ना, इसको आप घर में लेके रख दोगे, सिंपली आप डे में रख दोगे, तो भी आपका ये डिकम्पोज होकर HCl और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा. बेसिकली HCl को थोड़ा सा भी रोशनी या लाइट मिलती है, वो कन्वर्ट होने लगता है HCl में, चाहे वो आपका बल्ब का लाइट क्यों ना हो. समझ गया मेरी बात? सर तो फिर इसे वो कुछ ब्राउन बॉटल्स में स्टोर करते यस, हैं. हाँ हाँ, इसको बॉटल्स वगैरह में रखते हैं, और इसको डार्क मीडियम में रखते हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है हम मोस्टली. समझ गए? चलिए, अब एक एग्जाम्पल होता है आपके लिए, एग्जाम्पल आई थिंक आप लोग बहुत कवर किए होंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. लाइक CO2 और H2O मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? यहाँ पर आपका सनलाइट होता है ना, क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस और ऑक्सीजन बाहर आता है ना. O2. ओके, कन्वर्ट हुआ. नाउ तो फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड फोटोलिसिस, थर्ड आपका पार्ट क्या है बेटा? साउंड एनर्जी भी दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल. थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस. सर और वो एसिटाइलिन का भी आपने बताया था ना सबसे पहले. यस, हाँ, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. सर कुछ साउंड से भी डिकम्पोज होता है ना? हाँ, साउंड वाला भी होता है, बट मेजरली आपके यही 3 होते हैं बेटा.
साउंड वाला भी आप लिख सकते हैं, कोई सर प्रॉब्लम। मतलब वो रेयर केस होता है क्या? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैसा हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग बना दिए। अभी देखो जैसे आपने बोला ना कि एलिमेंट टू एलिमेंट हो गया, कंपाउंड टू कंपाउंड हो गया, कंपाउंड टू एलिमेंट हो गया, क्या यहाँ पर और भी चीज बन सकती है ना कि H2O वगैरह बन सकती है, तो वहां पर तो एक और कंपाउंड आ जाता है। तो ये जस्ट आपकी कैटेगरी होती है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इजी होने के लिए हम लोग बना लेते हैं कि हमको समझ में आ जाए सारी चीजें। ऐसा कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है इनका, ये हमको समझ में आना चाहिए जहाँ पे हम लोग क्लासिफाई करें। समझ गए ना? जैसे क्या होता है कि क्लास में 100 बच्चों का एडमिशन हुआ, 100 बच्चों का, ओके। अब हम क्लासिफाई करते हैं उनके रोल नंबर के हिसाब से, या उसके नेमिंग के हिसाब से, या कैटेगरीज गर्ल्स एंड बॉयज के हिसाब से करेंगे इस तरीके से कि आपको यहाँ पर बैठना, आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कैटेगराइज करते हो उनको। समझ गए ना? यस सर। सेम इतनी सारी रिएक्शन है, आप उसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके बना दिए, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर यहाँ पर एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड और कंपाउंड एलिमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और भी हो सकते हैं ना कि दो से ज्यादा एलिमेंट बनेंगे ना, तो यहाँ पर एलिमेंट 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 भी हो सकेगा फिर। समझे कि हाँ, नहीं? मतलब हमें कन्वीनियंस के लिए हमने ये यस, बनाया है। हाँ। सेम टाइप यहाँ पर है कि टाइप ऑफ एनर्जी यूज। अभी कितने टाइप की एनर्जी यूज होती है? नॉर्मली तो आप हीट करते हो तो हीट में ही आपके 90% एग्जाम्पल तो यहीं पे कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल आएंगे इलेक्ट्रिक वाले, लाइट वाले भी आपको बहुत कम मिलेंगे, साउंड वाले तो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ओके। सिर्फ आपको लर्न करना है कि साउंड एनर्जी का भी एक कोई पार्ट होता है यहाँ पर। हाँ गॉट इट? सर, एसिटाइलिन से मतलब कोई अलग नहीं होता क्या डिकम्पोज इससे साउंड से? सर हाँ आपने एसिटाइलिन का बताया था ना, तो फिर हाँ, और कोई है क्या जो साउंड से बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा एक एग्जाम्पल थोड़ी होता है केमिस्ट्री में कुछ। क्लियर है ना? तो ये आपका पार्ट हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ हु विल टेल मी अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है, किस तरीके से है और क्यों है? सर मतलब वो एक दो मेटल होते हैं हाँ हाँ, जिसमें से एक मेटल होता है और दूसरा मेटल सोल्यूशन होता है, मतलब उसका सॉल्ट सोल्यूशन होता है। तो जो हायर रिएक्टिव होता है ना वो दूसरे को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। हाँ नेक्स्ट कोई बताओ। Less, कोई a more reactive compound or element displaces a less reactive element. वेरी गुड बेटा, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या है आपके, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद द लो रिएक्टिव एलिमेंट, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो एलिमेंट अपने से लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। समझ में आया? यस। क्लियर है ना? गॉट इट? हाँ हाई रिएक्टिव एलिमेंट उसके, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट आपके अनदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा विद देयर सॉल्यूशन। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एलिमेंट डिस्प्लेस another element from a substance is called decomposition reaction। क्लियर है ना? अभी
डिड यू अंडरस्टैंड? पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर डिकम्पोजिशन का? ए और बी आपका एक सब्सटेंस है, यहाँ पर एक ताकतवर एलिमेंट सी आया। सी क्या करेगा? इन दोनों को देखेगा, ए की और बी की दोनों की रिएक्टिविटी देखेगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगा उसको रिप्लेस कर देगा। लेट्स से ए सी बन जाता है यहाँ पर, बी को रिप्लेस कर देगा। समझ गया बेटा? क्लियर है? तो रियल एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, रियल एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं? रियल एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बताओ मुझे कोई। सर Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. यस, ओके। नॉर्मल एग्जाम्पल तो आपको याद रहते हैं, CuSO4 लिखा हाँ मैंने ये प्लस याद रहते हैं, Zn, यहाँ पर ZnSO4 और Cu। Cu बनेगा। नेक्स्ट आपका FeSO4 है और आपका Cu है, ये भी आपको याद होगा आई थिंक। सर यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। हाँ, ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर Mg कर लेते हैं हम लोग, अभी हो जाएगा। या हाँ तो बेसिकली क्या है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है अपने लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो हाई सर रिएक्टिव के लिए हम लोग क्या देखेंगे? मेटल रिएक्टिविटी देखेंगे। हाँ ये मैं कहने वाला था, रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊं। सर सिर्फ मेटल भी मत, मतलब नॉन मेटल्स भी दिखाओ। नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल की यहाँ हाँ पर सर, जरूरत मतलब नहीं ऐसे है। फॉस्फोरस और वो कैल्शियम में हाँ, कैल्शियम ने डिस्प्लेस किया था। वो थोड़ा सा आपको बड़ा हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी ओके सीरीज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चलिए मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप लिख लो मेटल वाला लिख लो। ओके, नॉन मेटल वाला भी साथ में कर लेंगे। इनकेस अगर नॉन मेटल वाला भी चाहिए तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक पेज में आएगा नहीं। एक काम करता हूँ, नॉन मेटल वाला मैं इसमें एक PDF अटैच कर देता हूँ। ओके, हाँ, या सर तो फिर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे ना। हाँ हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल में आप समझ जाओगे ना कि कौन सा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लो रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ सर, मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर वाला साइन दे देंगे तो। चलिए चलिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है इन योर? सोडियम है ना, नहीं पोटेशियम। पोटेशियम है। पोटेशियम होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके नीचे क्या आता है? सोडियम, सोडियम। सोडियम। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम आता है। कैल्शियम के ऊपर कोई और रहता है क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है या कुछ और है? ट्रांशियम। सर सबसे ज्यादा तो मतलब अल्कली मेटल्स में नीचे वाला होगा ना, मतलब सीजियम। हाँ, तो सीजियम हो गया और रुबिडियम हो गया, उन सब की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, बट जैसा मैंने बोला उनकी रिएक्शन ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है तो उनको लिखना नहीं है। यूज में तो सिर्फ हमें ओके, ऊपर वाले आएंगे। हाँ यूज में जितना है उतना उतना आते हैं, तो यहाँ पर लिखो सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम है, सॉरी पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम आता है, फिर नेक्स्ट आपका लिथियम भी आ जाता है, नेक्स्ट आपका बेरियम भी आता है। हाँ, बेरियम भी आता है, स्ट्रोंसियम होता है ना, स्ट्रोंसियम। हाँ सर फिर ये तो ऐसे ही लिख ही लेंगे। स्ट्रोंसियम आता है, फिर आपका कैल्शियम आता है। कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट फिर आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है, नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। आता है, नेक्स्ट आपका एमएन। मैंगनीज। आपने बोला सारे लिखना है इसलिए, नहीं तो मैं इसके बाद डायरेक्टली ये लिखता। नहीं नहीं समझे? सर, लिख दो, सब लिख दो। ओके, कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा याद करने, जितना याद होता है करो, बट मैं अंडरलाइन कर दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ओके, एमएन मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बाद फिर नेक्स्ट आई थिंक जिंक आता है, जिंक हो गया, जिंक के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है आपका आयरन Fe, Fe के नेक्स्ट बाद आपका आई थिंक कैडमियम आता है। कैडमियम, डू यू नो दैट? कैडमियम, कोबाल्ट। सर कैडमियम नहीं पता है, बताओ ना।
कैडमियम एक एलिमेंट है। सिल्वर के बाद आता है। नहीं, सिल्वर के बाद नहीं, सिल्वर के बाद तो गोल्ड आता है। नहीं कैडमियम, सर, हाँ, सिल्वर के नीचे गोल्ड आएगा ना। नीचे गोल्ड है। सिल्वर के नीचे गोल्ड आएगा, हाँ, फिर नीचे प्लेटिनम आता है। कैडमियम, CD, कैडमियम। आपने निकेल कैडमियम बैटरी। डू यू कभी आपने सुना है उसका न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना है? नहीं सर, लेकिन NiCd बैटरी देखा है, वो येलो कलर का रहता है ना, रिचार्जेबल। हाँ हाँ हाँ। हाँ कैडमियम एक टाइप का एलिमेंट है जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम की रॉड्स यूज की जाती है। वेरी यूजफुल है फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, हाँ, वो नेक्स्ट। अच्छा न्यूट्रॉन्स ऑब्जॉर्ब कर। यस, अभी समझे। CO एंड निकल हो गया। निकल के बाद आई थिंक टिन आता है। टिन का फॉर्मूला कोई एलिमेंट बताओ। SN। SN। SN SN के टैनस है बाद, ना वो कुछ तो। हाँ, टिन के बाद फिर आता है लेड, PV। PV के बाद आपका आता है हाइड्रोजन। इतने नीचे। ओके, एंड देन इसके बाद आपका आता है एंटीमनी। डिड यू अंडरस्टैंड द एंटीमनी हाँ क्या ये होता है? सर एंटीमनी मेटल आइड है ना। हाँ, तो SB आता है नीचे, एंटीमनी आता है। फिर आपका बिस्मथ आता है। फिर आपका कॉपर आएगा। नेक्स्ट आपका Hg आएगा। Hg के बाद आपका सिल्वर। सिल्वर को हम लोग Ag से लिखते हैं। गोल्ड को हम लोग Au से लिखते हैं। प्लेटिनम को आप लोग Pg से लिखते हैं। क्लियर है? ओके, यस तो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स देखेंगे यहाँ पर। सर लेड भी आता है ना कॉपर के पहले। लेड, ये क्या है? ये क्या है? H के बाजू में है ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप देखो अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी एलिमेंट मेटल है, कहाँ तक बोलेंगे? कैल्शियम तक बोलेंगे। इनको कोल्ड वाटर के साथ react। कोल्ड वाटर तो होता ही है, हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, नेक्स्ट आपका लेड तक। लेड तक किधर है? ये इधर तक लेड तक आते हैं। ओके, लेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ से लेकर के आपके लेड तक आते हैं मीडियम या मॉडरेट टाइप की रिएक्टिव मेटल्स। बेसिकली हम लोग लेड तक नहीं जाते हैं, हम लोग यहीं तक जाते हैं। इसके बाद Fe से नीचे आने पर आपकी ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। स्टीम मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं मतलब करेंगे, हीट नॉर्मली स्टीम के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा इसको। ओके, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। मोस्टली इसको याद कर लेना। याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके बुक में लिखा होगा। ओके, सो बेसिकली वी कैन से दैट मोर रिएक्टिव मेटल्स जो आपकी हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट बना करके। ओके, पॉइंट नंबर 1, मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव मेटल्स above हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका बेंचमार्क। ओके, नेक्स्ट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट लिखता हूँ। अभी एबव और बिलो का मतलब समझ जाओ। मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। एबव का मीनिंग है ये ऊपर, बिलो का मीनिंग है ये। क्लियर? समझ में आया? अगर मैं एबव की बात करूं तो ये आपका एबव जा रहा है, बिलो की बात करेंगे तो ये आपका नीचे। गॉट इट? ओके, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स आपकी यहाँ पर कैल्शियम होगी और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पर प्लेटिनम होगी। क्लियर है ना? अभी आप इससे डिसाइड कैसे करते हो? The less reactive metal is placed below the series. Okay, इस सीरीज में लेस रिएक्टिव मेटल्स आपको नीचे प्लेस की गई हैं। ओके, एंड हाई रिएक्टिव मेटल्स प्लेस द above in the series. Okay, and thus we can say that
metal in the reactivity series displays are less reactive metals. Okay, इस reactivity series में जो metal आपकी more reactive metal displaces are less reactive metal from its solution. यहाँ पर लिख लेना point बना करके. More reactive metal displays or less reactive metal from its solution. Clear है? Important one. Example लिखो. Fe है आपका CuSO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? FeCl. Got it? यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि आपको लिखते लिखते शाम हो जाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. ओके, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Zn प्लस HCl कन्वर्ट होकर के यहाँ पर डाइल्यूट HCl लेते हैं, याद रखना. ZnCl2 बनेगा, H2 गैस बनेगा. Similarly Zn plus H2SO4 that also in dilute condition convert होकर के ZnSO4 plus H2 बनाएगा. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Zn plus NaOH. This reaction is very important. अभी से याद कर लो, बाद में याद करना पड़ेगा. Na2ZnO2 plus H. Na2 ZnO2 plus H2, इसका नाम क्या है? Sodium सोडियम zincate. जिंकेट. सोडियम जिंकेट. हाँ ये दिया है सर. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आपकी Zn प्लस किसके साथ? वाटर के साथ कराना. ओके, यहाँ पर Zn आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है ना Zn. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वाटर को हल्का सा मुझे हीट करना पड़ेगा. Mg से लेकर के क्रोमियम तक हल्का सा वाटर को हीट करना पड़ता है. यहाँ से लेकर के यहाँ तक नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है. एंड Fe से लेकर के Pb तक क्या करना पड़ेगा मुझे? स्टीम की जरूरत पड़ती है. ये और ये नॉर्मल तो सा, करेंगे ही नहीं ना. हाँ, नीचे वाले करेंगे नहीं. नॉर्मल सी थिंग्स है जो आपको याद रखना है. ओके, आपको एग्जाम में काम आ सकती है. यहाँ पर क्रोमियम तक आपको डिवाइड कर देना, यहाँ पर कैल्शियम तक डिवाइड कर देना. 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. तो Zn प्लस H2O है. H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? Zn ZnO बनाएगा ना. यस प्लस H2 H2. हाँ. यस. ओके, नेक्स्ट है आपका इन दिस सीरीज Na प्लस H2O के साथ रिएक्शन क्या बनेगा? Na2O. Na2O या NaOH? Oh sorry, हाँ NaOH. H2 गैस बनेगा. सिमिलरली ये रिएक्शन कर जाएगा पोटेशियम के साथ. क्या बनेगा? H2 Right. गैस. ओके, तो ये सारी रिएक्शन है जो आप लोग याद कर सकते हो. ओके, सारी इंपॉर्टेंट वन है. एंड NaOH और Zn वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, डबल displacement reaction. Who will tell me what is the meaning of double displacement? Mutual exchange of ions. Yeah, ions. In which the reactants change their ions in products. Okay, basically constituent atoms, reactants, atom of
constituent atoms of reactant that interchange to produce a new compound. क्या लिखना है यहाँ पर? Constituent atoms of reactant that interchange to produce new compound. क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई बताएगा? बेसिकली ए और बी आपका एक एलिमेंट है जिसमें ए और बी से मिलकर बना है, और सी आप इधर पर इस तरीके से हम लिखते हैं एक एलिमेंट आपका ए है, दूसरा एलिमेंट आपका बी है, प्लस एक एलिमेंट आपका सी है, दूसरा एलिमेंट आपका डी है। अब यहाँ पर आप इतना समझदार होना चाहिए आपको कि हम लोग इसका एक ही एलिमेंट है, ये समझ गए? ये आपका एक ही एलिमेंट है, बट हाँ। 2 कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा आपको आइडिया होना चाहिए। बी और सर, सी AD आपके लेट से इंटरचेंज पीसी हो और रहे हैं, बीडी आएंगे। बी सी और इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा? ए डी बनेगा और बी बी सी बनेगा। क्लियर है? ये हम लोग बी सी या सी भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। राइट, समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल इज दैट MgCl2 है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा, KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका? MgOH twice plus KCl। यस, वेरी गुड। MgOH twice प्लस KCl, यहाँ पर 2 KCl होगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट आपका लिखो P2Cl2 प्लस NaOH, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 लगा लो, और यहाँ पर Pt होल ट्वाइस बनेगा प्लस 2NaCl बनेगा। सर पीटी कौन है? Pt प्लेटिनम, जो आपका ये लिखा ना रिएक्टिविटी सीरीज में, हाँ। Pt आ गया, हाँ लास्ट वाला एलिमेंट। मैंने सिर्फ पी लिखा। हाँ Pt प्लेटिनम है आपका, प्लेटिनम क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर नेम लिख लो। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पर टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ डबल, सर प्लैटिनम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है? प्लेटिनम क्या करता है? प्लैटिनम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है। सर। यस, सर इन दोनों में भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ है? अभी वही तो बताने वाला हूँ। यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट आपका प्रेसिपिटेशन, सेकंड आपका न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट आपका प्रेसिपिटेशन, रिएक्शन, एंड सेकंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? समझ गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में समझ में आया? नाउ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखो, अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं तो यहाँ पर क्या होगा? व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय द एक्सचेंजिंग देयर एलिमेंट या देयर radicals या their atoms such that one of the product form an insoluble substances। इनमें से रिएक्शन करके एक आपका प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म होना चाहिए जो आपका इनसॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल सॉल्ट हो,
and appear in the form of precipitate. Clear? And that reaction is called as a precipitation reaction. ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनना चाहिए. समझ गए? हाँ सर. ओके, इनसॉल्युबल सॉलिड बनना चाहिए. ओके, इनसॉल्युबल सॉलिड बनने मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख दे रहा हूँ और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज कर लेते हैं. यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ जो दोनों को पार्ट को डिवाइड कर देगा इस तरीके से. आई थिंक इतना काफी है. लेफ्ट हैंड साइड में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखता हूँ, राइट हैंड साइड आपका ना. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेफिनेशन तो आपको आइडिया नहीं होगा. डेफिनेशन चाहिए क्या? नहीं नहीं. आप लोग लिख लेना. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद आपका एग्जाम्पल. एग्जाम्पल डायरेक्टली लिखो. एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल जो आप लोगों ने पढ़ा अभी, MgCl2 plus 2KOH and form that Mg whole twice plus 2KCl. इस डाउन एरो का मीनिंग समझे? प्रेसिपिटेट. गुड, वेरी गुड. नाउ यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल. टेल मी. यस बोलो. सर ये MgOH ट्वाइस का कलर व्हाइट रहेगा? NaOH. नहीं नहीं, MgOH ट्वाइस का कलर व्हाइट रहेगा. यस, वाइट रहेगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? सर मतलब जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस और वीक एसिड आते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है. तो यहाँ पर भी आपका रिएक्शन करेगा. HCl, NaCl and H2. राइट. सेकंड एग्जांपल देखो. सेकंड एग्जांपल इन केस अगर मैं, चलिए सिर्फ बहुत सारे एग्जांपल PtCl2 वाला ही लिख दूं. क्लियर है? सर इसका कलर रुको एक सेकंड बताता हूँ मैं. CuSO4 NaOH whole twice plus H2SO4. okay. नेक्स्ट एलिमेंट चलिए Ki वाला भी काफी इम्पोर्टेंट है. Ki प्लस PbNO3 whole twice PbNO3 plus PbI. नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम. हाँ, इतना कॉपी करो. इसमें किसका कलर आपको पूछना बताओ? सर ये PtOH ट्वाइस. PT. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मतलब ऐसा सिल्वर व्हाइट ही होगा. क्यों सिल्वर होगा बताओ? नहीं सर, सिल्वर ही कलर में आएगा क्या? कैसे? सर मतलब प्लेटिनम तो वैसे कलर में ही दिखता है ना. तो ऐसा जैसा प्लेटिनम होता है तो सेम वैसा ही कलर होता है क्या? नहीं सर, मुझे ऐसे लगा. नहीं, ऐसे मत सोचो करो. ना, हु विल टेल मी द कलर PtOH whole twice का कलर क्या होगा?
बोलो बोलो बोलो। अच्छा चलो, कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर बताओ क्या होगा। सर ब्लू। कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर भी ब्लू होगा। नीचे आपका कलर कंपाउंड क्या होता है फॉर एग्जाम्पल। सर PbI2 येलो होता है ना, या ग्रीन? PbI2, हाँ। चलिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल और लिखना है ना, इस तरफ एग्जाम्पल भी लिखते हैं। ZnO प्लस HNO3 होल ट्वाइस H2O H2O। क्लियर, राइट। नेक्स्ट आपका ये सब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका पार्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। सर कलर रह गए। अच्छा कलर, हाँ। अच्छा इसमें पहले ये बताओ, PTOH COH का होल ट्वाइस का कलर क्या होगा। PTOH का कलर तो आपको पता लग गया। नहीं नहीं पता लगा, तुमने क्या बताया था अभी। सर, मैंने तो व्हाइट बताया था। वाइट, वाइट नहीं होता, हल्का सा ब्लूइश होता है। PTOH। ओके, नेक्स्ट आपका, सर और ये COH ट्वाइस ब्लू आएगा। हाँ सी कॉपर हाइड्रोक्साइड तो ब्लू होता है। आपका ब्लू नहीं और होता, PBI। पर्पल टाइप का कुछ आता है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, हल्का सा पर्पल ब्लूइश होता है। बट कभी ये आपका ब्लूइश हो जाता है, ब्लूइश मीन्स इस तरीके से स्काई ब्लू टाइप हो जाता है, कभी पर्पल टाइप का, तो हम लोग ब्लू लिखते हैं उसको। हाँ सर, और PbI2। हाँ PbI2 का कौन बताएगा, PbI2 काफी इंपॉर्टेंट है। येलो। येलो, वेरी गुड। PbI2 आपका येलो होता है। हाँ सर, ये शीट में क्वेश्चन है। व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद कंप्लीट पोटेशियम हुआ, हाइड्राइड, येलो चल भी मूव प्रेसिपिटेट। फॉरवर्ड, आगे चलें। हाँ ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स का। Before going to explain the redox reaction, पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आना चाहिए। हाँ ऑक्सीडेशन सर, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। स्टेट। हाँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीनिंग होता है When an element द loses its प्रोसेस विच electrons। सब्सटेंस गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, पॉइंट लिखो, गेन्स ऑफ कोई सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन गेन कर सकता है या लूजेस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट इन दिस सीरीज रिडक्शन क्या होगा। का बराबर अपोजिट।
जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन होगा आपका यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, gains of hydrogen and gain of इलेक्ट्रॉन। ओके, ये याद रखना, ये जो लास्ट वाला डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन समझते हो? मॉडर्न डेफिनेशन जो आजकल चलता है, इससे पहले ये दोनों डेफिनेशन थी, ये दोनों ओल्ड डेफिनेशन थी। ओके, बट आज भी दोनों डेफिनेशन चल रही हैं। क्लियर है? समझ में आया Yes. पॉइंट यहाँ पर? नाउ अभी ऑक्सीडेशन समझ गए, रिडक्शन समझ गए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो, तीनों का एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। पहले लिखूंगा गेन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। चलो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखता हूँ। सबसे पहले आपका है Mg प्लस O2, MgO बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना, Oxidation. गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर बात करूं लॉस ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का लॉस कहाँ से हो रहा है? आप यहाँ पर देखो H2S है ना, यहाँ पर सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया और खुद अपना अलग हो गया। समझ गए? Yes, sir. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है? आपका सोडियम था, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आपका माइनस हो गया, तो आपका कंपाउंड क्या बना? Na+ बना। और यू कैन राइट डाउन दिस टाइप आल्सो, आप यहाँ पर Na+ लिखो एंड प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? क्लियर है ना? Yes. ये पार्ट हो गया आपका, एक साइड का पार्ट हो गया। नेक्स्ट रिडक्शन का पार्ट देखो, रिडक्शन का पार्ट भी सेम है। लॉस ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, नहीं नहीं ऑक्सीजन है, हाँ, लॉस ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन लॉस करके कॉपर बन जाएगा, ऑक्सीजन O2 गैस बन जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर। नेक्स्ट आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का गेन होगा तो क्या बनेगा आपका? लेट्स से H2 plus Br2 that combine and form HBr, right? नेक्स्ट आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका Cl2 था, Cl था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनेगा? Cl नहीं होता। स्किल नहीं ओके, हम इसको देखो, ये जो लिखने का तरीका था ना, यहाँ पर माइनस साइन था, ये भी आप लिख सकते हो, बट ये सही तरीका नहीं है लिखने का। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को प्लस के साइड लिखना है, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन प्लस मिल रहा है वहां पर लिखने का तरीका सही है। अगर ये लिखा है ना -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है, बट ये लिखने का प्रोसेस नहीं है। समझे मेरी बात? कोई गलत नहीं कहेगा बट इसको सही भी नहीं कहेगा। समझे? हाँ, ओके, Na+ इलेक्ट्रॉन लिखना हाँ चाहिए। ऑलवेज प्लस साइड को आपको इलेक्ट्रॉन लेके जाना। ओके, ना ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर कैसे निकालते हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए। आता है किसी को? सर यहाँ मतलब पर इतना पता है कि अल्कली मेटल्स का 1 है, अल्कलाइन का 2 है और हेलोजेंस का -1 है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ हद तक आप सही बोले हो, बट हाँ, ऐसा मतलब क्लोरीन का तो -1 है, क्लोरीन मतलब बदल सकता है। क्लोरीन का ही तो सही नहीं बोला तुमने, एल्कली मेटल का तो सही बोला।
देखिए रूल नंबर 1 लिखो ऑक्सीडेशन नंबर में, ओके। सारे रूल इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। रूल नंबर 1 है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पहले समझ लो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज के रियल हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल और इमेजिनरी विच एन एटम विच appear atoms appear, हाँ, appears to have when it is combined when it is in chemical reaction। जब कोई एलिमेंट आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आपका रियल हो या इमेजिनरी हो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ गए? यस सर। ओके, चलो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला यहाँ पर NaCl लिखा हुआ है, तो यू नो दैट Na के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है पार्शियली और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है ना, तभी तो Na पॉजिटिव और हाँ, Cl नेगेटिव बनता है ना। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। -1। समझ गए कि नहीं? ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप HCl की बात करेंगे, HCl के ऊपर भी आपका इमेजनरी पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर इमेजनरी नेगेटिव चार्ज रहता है, बिकॉज हाँ, HCl के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड लगा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्शियली शिफ्ट हो जाते हैं क्लोरीन की तरफ, बिकॉज क्लोरीन की वाटर में भी वैसा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। हाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज वाई हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ जाएगी। समझे पॉइंट? यस। ओके, कभी भी HCl को आप H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं बनाने का, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कभी नहीं बनता, बिकॉज इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। समझे? चलिए अभी या रूल नंबर 1 लिखो, हाउ टू फाइंड द केमिकल, कैसे फाइंड करते हैं, रूल नंबर 1 लिखो यहाँ सर पे। यस, सर फिर हम उसे एक्वियस सॉल्यूशन में H+ और आई मीन H3 और पॉजिटिव और Cl- में किसमें किसमें? एक्वियस सॉल्यूशन में HCl। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन में ही तो होता है ना HCl, H+ और Cl माइनस नहीं होता कभी बेटा, H+ फॉर्म में Cl, ये एग्जिस्ट ही करता है इस तरीके से पार्शियल फॉर्म में। कभी ऐसा हो जाएगा तो वो प्योर आयनिक नहीं बन गया फिर वो चीज। नहीं सर, लेकिन फिर तो वो मतलब H+ तो रिलीज करता ही है ना। H+ रिलीज करता है, हम लोग मानते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। हम लोग लेके चलते हैं, जब आप पढ़ोगे ना आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे 11th 12th में, तब आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं, कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए H+ रिलीज करता है। ओके, अभी के लिए इतना समझ लो, टेंशन मत लो, H+ रिलीज करता है। अगर H+ रिलीज करेगा तो भी आपका +1 आने वाला है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। बात ये है एग्जिस्टेंस की, कि ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसको आप 12th में देखोगे, 12th का पार्ट है वो, 11th के लास्ट में पढ़ोगे या 12th के स्टार्टिंग में पढ़ोगे, इतना टेंशन मत लो अभी। ओके, बट अभी के लिए समझ लो कि इमेजिनरी चार्ज अगर मैं बोलूँ यहाँ पर H+ और Cl नेगेटिव कभी भी ऐसा आ जाए, तो आप प्रेफर करना है कि ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ये वाला नहीं ड्रॉ करो। ओके, अभी के लिए इतना समझ लो। चलो लिखो, रूल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। रूल क्या है? अभी रूल मुझे लिख लेने देना, ओके, बाद में क्लास आप लोग छोड़ के जाना। ओके, किस तरीके से रूल फाइंड करते हैं, ओके, बिकॉज नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 1 लिखो यहाँ पर। सर थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ नो प्रॉब्लम, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ पर। ओके, रूल नंबर 1 है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स। ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ON से लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखो, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसको हम लोग
ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। इसको आप ON बोलते हैं शॉर्ट में, इसको आप OS बोलते हैं शॉर्ट में। है दोनों सेम चीज, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कहीं पर मैंने OS लिख दिया या ON लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट या एन एटम इन फ्री स्टेट 0. इज 0। समझ गए? हाँ. क्लियर है ना? अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जांपल है सोडियम का, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। Fe का 0। H2 का, ये एलिमेंटल फॉर्म होता है ना, तो इसका भी 0। O2 का, इसका भी 0। नहीं समझ में आता, 2 मिनट रुक जाओ, सारा एक्सप्लेन कर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड। एक एक वर्ड पर ध्यान देना, कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन किसी कंपाउंड के साथ कंबाइन है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होती है, ऑलवेज -1। समझ में आया? ये क्यों होती है? कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता देना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिकॉज एज इट इज Most electronegative. यस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी पीरियड टेबल। राइट? समझ में आया? Yes. ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर रूल 3। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2 होता है। ओके, जनरली हम लोग -2 प्रेफर करते हैं ना। अभी देखो, बट क्या होता है, यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ पेरोक्साइड, नाम सुना कभी? हाँ, वो आपने बताया था ना, मतलब अल्कली मेटल्स के रिएक्शन Yes. में। ये -2 ऑक्सीडेशन किसके लिए होती है? ऑक्साइड के लिए। ऑक्साइड्स। पेरोक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। सेकेंड पार्ट सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता। -1/2। नेक्स्ट सी पार्ट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्साइड तो समझते हो ना? नहीं, OF2 है क्या? फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड। O2F2। ये OF2 हो गया एंड OF2 एंड O2F2। इसमें आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू +2। ऑक्साइड के लिए जनरली आपका 2 होता है। समझ गया है? तो बेसिकली ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई? सबसे चार हो आपका गई। -2 हो गया, फिर आपका 5। -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर आपका +1 हो गया, फिर आपका +2 हो गया। समझे? ये आपका कब है? आपका ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट आपका ये पेरोक्साइड के साथ। नेक्स्ट ये वाला पार्ट क्या बात? स्टेट सुपर सुपर ऑक्साइड के साथ, और ये वाला पार्ट सुपर आपका ऑक्साइड के साथ 0। सुपर ऑक्साइड के साथ -2 होता है, 0 नहीं हो, सॉरी इधर पे, सॉरी
एलिमेंटल फॉर्म आता है। एलिमेंटल फॉर्म लाइक O2 और O3। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या आता है? माइनस हाफ इधर पे हम लोग छोड़ दिए ना, माइनस हाफ इधर हाँ आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर माइनस हाफ लिखो और ये आपका जीरो यहाँ पर कर दो। माइनस हाफ किसका है? सुपर ऑक्साइड्स का। सुपर ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट आपका +1 किसका है? O2F2 में एफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड, फ्लोरीन के ऑक्साइड। तो टोटल कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। हाँ जनरली आपको यही यूज करना पड़ेगा, जहां पर बाकी इन दोनों को शो करने वाला ओनली 2 ही कंपाउंड है, तो ये तो फिक्स हो गया ना। तो इसको तो याद भी नहीं करना, अगर ये दोनों कंपाउंड याद रहे तो हो गया। हाँ इसके लिए आपको पता ही है ऑलरेडी, बस आपको किसका याद करना है? इन दोनों का याद करना है, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड का याद करना है। राइट? हाँ सर, यस बोलो। ऑक्सीजन अल्कली मेटल्स को छोड़ के किसी के साथ ये पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाता है? किसी के साथ एल्कली मेटल के साथ नहीं बनाएगा। नहीं, मतलब सिर्फ Na के रुबिडियम सीजे। एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल के साथ, दोनों के साथ बनाता है। हाँ मतलब मीनिंग है एस ब्लॉक के साथ बनाता है अभी तक। ओके, ओके। ना रूल नंबर 4 है। सर सुपर ऑक्साइड ना? सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दोनों की बात कर रहा हूँ। रूल नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इन ऑल एलिमेंट और इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड हो, वहां पर उसकी क्या आती है? ऑक्सीडेशन नंबर +1। बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? मेटेलिक हाइड्राइड। या बेसिकली वी कैन से दैट एस ब्लॉक, मेटेलिक मेटल हाइड्राइड। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये क्या शो करता है? -1 शो करता है। समझे? एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो, वहां पर आपका -1 शो करेगा और हमेशा आपका क्या शो करेगा? +1। क्लियर है? यस सुनो, कुछ तो बोलते जाओ। हाँ या सर। यस बोलो। हाँ एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 +1। और एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 +2। ये चीज हो गई ऑलवेज। क्लियर है ना? ना सर वो एक बार लास्ट वाला दिखाओ क्या? अभी दिखा रहा हूँ। हाँ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6 रूल, दैट इज गोल्डन रूल है। और इसके बाद एक और आता है, प्लेटिनम रूल। मतलब ये मेरा देने का नेमिंग है। सबसे अच्छा रूल 6 और 7 है, जो आपका सारे ऑक्सीडेशन नंबर कवर कर देगा। ओके, तो रूल नंबर ओके 6 के बारे में बात करेंगे हम लोग। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atoms present in a species
ना स्पीसीज और हाँ स्पीसीज SPIECS यही होता है ना स्पेलिंग ई SPECIS हाँ PECIES स्पीसीज इज इक्वल टू नेट चार्ज present on the SPECIES राइट क्लियर है ना हाँ sum of oxidation number of all atoms present in that species is equal to the net charge present on that species बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो यहाँ पर अगर मैंने बोला KMnO4 ये आपका कंपाउंड है तो इसका मीनिंग क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है ना समझे अगर मैंने यहाँ पर बोला Cr2O7 डबल नेगेटिव लिखा इसका मीनिंग क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम और 2 टाइम्स प्लस 7 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 समझे पॉइंट मेरा कहने का मीनिंग Yes, sir. क्लियर है ना अगर मैंने बोला NH4 पॉजिटिव इसका मीनिंग क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज इक्वल टू कितना होगा +2 पॉइंट क्लियर आई थिंक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है आपका 7th रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो आप लोग हम्म। जानते हो कि नहीं जानते हो यस सर कोवैलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन है अभी यहाँ पर ध्यान से समझना कोई कंपाउंड है आपके सामने ओके लेट्स से वो कंपाउंड आपका ए सिंगल बॉन्ड बी का कंपाउंड है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है या उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा या उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा थोड़ा सा इधर पे कर दे रहा हूँ ए सिंगल बॉन्ड बी ए डबल बॉन्ड बी ए ट्रिपल बॉन्ड बी ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी और ए यही 5 टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं ना पॉसिबल होंगे ना हाँ। ओके एजम्पशन है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए पॉइंट समझ में आया जिसकी Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है लेट्स से बी की ज्यादा है तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बी की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे हाँ मतलब जो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे मिडिल में ये शिफ्ट बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसे HCl में आता था समझे कि नहीं हाँ सर तो बेसिकली वी कैन से दैट अगर मैं लिखूं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी तो यहाँ पर ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1 राइट और बी का -1 होगा समझे कि नहीं पॉइंट हाँ सिमिलरली यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के हिसाब से इसका +2 हो जाएगा और इसका -2 हो जाएगा
पॉइंट क्लियर? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर +3, यहाँ पर माइनस। क्लियर है ना? अब आप समझो, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, मतलब बी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ, किससे? ए से। ये से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, किससे ले लिए? ए से। ये से कंप्लीटली ले लिए ना, इस कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड का मीनिंग यही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ले लिए। ओके, तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2 और ए ने दे दिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। समझ गए? हाँ, बी ने लिए तो -2, ए ने दिए हाँ। तो +2। Fine. अभी देखो, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी ना, हाँ, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो यहाँ पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फिर भी आप ए क्या कर रहा है? ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है। किससे ले रहा है? जो आपका बी से। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या ए इलेक्ट्रॉन ले पाएगा इससे? नहीं नहीं ले पाएगा ना, नहीं, क्योंकि लेकिन तो देखा ताकत है तो ना। बी की ज्यादा है ना। हाँ लिखा है बट नहीं ले पाएगा ना इस केस में। हाँ ओके, लिखा है, सपोज करो कि ये लिखा है बट इसकी टेंडेंसी क्या है? नहीं देने की इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, मतलब ये बन ही नहीं पाएगा। हाँ बन जाएगा कंपाउंड, बट वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन उसको दे ही नहीं रहा, देने की उसकी टेंडेंसी नहीं है। कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, दे रहा है, ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ओके, बट क्या है, बी की टेंडेंसी नहीं है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे, इसलिए बी के ऊपर चार्ज नहीं आने वाला, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव। समझे? जैसे क्या होता है कि हमारा कोई चीज खाने का मन नहीं है, फिर भी हमको खाना पड़ रहा है ना, हमारी इच्छा नहीं है। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं करेले की सब्जी नहीं खाता तो मेरी इच्छा नहीं है करेले की सब्जी, लेकिन मुझे भूख मिटाने के लिए, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए मुझे वो चीज करनी पड़ेगी, राइट? हाँ ओके, तो इस तरह का समझ लो, कुछ एग्जांपल ऐसा है, आगे आने टाइम पे क्लास में आपको समझा देंगे, अभी शॉर्ट मेथड में मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है ना? तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस यही 7 कॉन्सेप्ट को इसको बोलते हैं 7 गोल्डन रूल ऑक्सीडेशन नंबर के। यही 7 जो आपके रूल है, इसी रूल के अप्लाई करने के बाद कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 आता है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका। ओके सर, सर और सल्फर भी वेरिएबल दिखाता है ना वैलेंसी? सारे ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे, जितने लिखे हैं मैंने, इसके अलावा सारे की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है। किसका हाँ। फिक्स है? एल्कली मेटल का फिक्स है और एस फ्लोरीन ब्लॉक का। वालों का फिक्स है। हाँ, बाकी सारे एलिमेंट का वेरिएबल होता है, हमेशा याद रख लो बेटा। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन HNO3। इस कंपाउंड में एन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर मैं फाइंड करूंगा तो बेसिकली हम लोग लिखेंगे HNO3 लिखा मैंने, इसका मीनिंग क्या है? H का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, राइट? यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ। बोलो। अभी H की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना पुट कर दूं मैं? 1 ही पुट करो, +1, वेरी गुड। यहाँ पर +1 हो गया, प्लस लेट्स से नाइट्रोजन की आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने जाके पर x रखा प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मली मैंने क्या रखा? -2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा? +5। सॉल्व करो, +5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। इसको बोलते हैं एलजेब्रिक मेथड, क्योंकि यहाँ पर हमने x यूज किया, इसको बोलेंगे एलजेब्रिक मेथड। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो अभी हम आपको क्या दे रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करके लाना है घर से। ओके ओके, क्योंकि क्लास का काफी टाइम ओवर हो रहा है। ओके, तो आप एग्जाम्पल घर से सॉल्व करो। मेरा सजेशन ये होगा कि आप सॉल्व करना बाद में, पहले मुझसे वेरीफाई करा लें।
मतलब नेक्स्ट क्लास का वेट मत करना। आपको एग्जाम्पल दिए, आप आज कल में सॉल्व करने के बाद मुझसे सेंड कर देना चैट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा सही है कि गलत है, ताकि आप सीख पाओ ये चीजें। क्लियर है ना? Yes, sir. होमवर्क है आपका Cr2O7 डबल नेगेटिव, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्लियर है ना? Yes, इसको sir. मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो यहाँ सर पर और आपने बताया ना कि ये मतलब ऐसे अलजेब्रिक मेथड है, तो फिर कोई अलग मेथड है क्या? यस, एक और मेथड है, उसको हम लोग कभी और देख लेंगे। ओके, हाँ। इसी और दिन। ओके, तो जितने मैंने अंडरलाइन किया आपको वहां निकालना है। Cr2O7 हो गया। ओके, KMnO4, CO2, AlF3, H2SO4, C6, सर लेकिन इसमें H2O6। किसका फाइंड करना है? क्या बेटा? लेकिन इनमें किसका फाइंड करना है? अभी जस्ट वेट करो ना, मैं पहले कंपाउंड BNA2B4O6 आपको फाइंड करना है। Mn का, कार्बन का, एल्यूमिनियम का, सल्फर का, कार्बन का, बोरॉन का, राइट? इतने सारे आप फाइंड करके लाओ। क्लियर है ना? मिनट। हाँ इतना फाइंड करो, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं। ओके, चलेगा? तो आप अभी इसमें और भी चीजें हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये चैप्टर। हाँ, ओके, अभी क्योंकि हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया आपको। हाँ, रिडॉक्स क्या होता है वो मतलब नहीं एक बताया। और अगला लेक्चर। हाँ, एक और लेक्चर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, बट कभी भी ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, क्या ही दिक्कत है। ओके, हाँ सर, आपको वर्क के एग्जांपल्स दिखाओगे? एक मिनट। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, यहाँ पर आपका ये 99% कंप्लीट हो चुका, 1% रह गया। बस आपको इस ऑक्सीडेशन नंबर का यूज कैसे करना वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनकेस कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछना। ओके, Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Bye, sir.